हाय एवरीवन। और आज सर फिर से लेकर आ रहे हैं स्ट्रेटजी। हमने अभी बात कही थी स्ट्रेटजी की और सर फिर से आप एक स्ट्रेटजी लेकर आ रहे हैं। अरे सर नई स्ट्रेटेजी नहीं लेके आया हूं मैं। अच्छा दिखाया गया कहीं लिखा हुआ है स्ट्रेटेजी? हाँ, पर नहीं सर, मैं लर्नर्स को भरोसा दिला रहा हूँ कि ये वो स्ट्रेटेजी नहीं है जो एक्चुअल में आपको फिर परेशानी में डाल देगा अगली। तो सर वैसे बता सकते हैं आप हम क्या मतलब ये है समाधान वास्तविक रूप में, क्योंकि समाधान लिखते तो आप कहते कि कौन सी बात का समाधान। जी बिल्कुल। तो समाधान मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो आने वाले ये 6 महीनों में आपकी पूरी प्रिपरेशन की डायरेक्शन को बदल के रख देगा। लेकिन सर एक समस्या है मेरे साथ कि लर्नर ये वीडियो को क्यों देखे, मतलब क्या जरूरत है उसको, आगे 10 मिनट क्यों बिताएगा हमारे साथ में? उसे ये 10 मिनट शायद लगता हो कि क्या नया मिलेगा, पर जब वो कंप्लीट करेगा तो खुद कहेगा कि हाँ यही वो 10 मिनट थे जिसका मैं इंतजार कर रहा था। पर सर मैं इसमें समय क्यों खराब करूं? मैंने तो दूसरी कोई कोचिंग वगैरह में पढ़ना शुरू कर दिया है और मैं तो जो है अब 6 महीने उसमें तैयारी कर रहा हूं, लेकिन हालांकि मेरे को समझ में वहां कुछ आ नहीं रहा है एक्चुअल में। तो फिर कोई बात नहीं है ना, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इस प्रकार का विकल्प। यदि आप किसी अन्य जगह पर कक्षाएं ले रहे हैं लेकिन आपको कोई समझ नहीं आ रही है, तो अनअकैडमी आपके पास पुनः उपस्थित हुआ है हर साल की तरह, जी पुनः आपके सभी दुखों को दूर करने के। तो अनअकैडमी की ओर से आपको 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन ये है कि मान लीजिए आपके पास अभी सिर्फ 6 महीने बचे और इस बार आपको एग्जाम देना है और आप पहले सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो या कहीं भी आपने पढ़ लिया हो, पर एक्चुअल में अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पाथ सही नहीं जा रहा है या मेरी प्रिपरेशन ठीक से नहीं हो रही है या वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो अब आपको जरूरत है एक ऐसे गाइडेंस की, एक ऐसे एंड टू एंड प्रिपरेशन की जहां पर अनअकैडमी खड़ा हुआ है। इसलिए आपके लिए अनअकैडमी ने अगले 6 महीने, मतलब 6 महीने का मतलब यहां समझ लेना प्रीलिम्स की तैयारी के पहले तक सारा सिलेबस जहां कवर हो जाए, सारी चीजें कवर हो जाए, उसके लिए एक बड़ा ही गजब का बैच शुरू होने वाला है एंड दैट इज रफ्तार बैच। रफ्तार बैच ये सर क्या है, मतलब क्यों बच्चा ज्वाइन करेगा इसे? ये रफ्तार बैच सर 2 लोगों को फोकस करते हुए बनाया गया है। पहला वे जो पहली बार इस साल तैयारी कर रहे थे और दिसंबर तक उन्होंने लगभग थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, 70-60% कवर है, बिल्कुल। तो हम उनको एक फाइनल टच देंगे। पर मुझे उन विद्यार्थियों पर भी ध्यान देना है जो 2 बार पीटी दे चुके, 3 बार पीटी दे चुके, पर वो चाहते हैं कि सर एक फाइनल टच आपकी तरफ से मिल जाए। इन दोनों पर फोकस करते हुए एक ऐसा मकसद जिसमें सर ने, बाकी एजुकेटर्स ने इस प्लानिंग के तहत ये तय किया है कि हमें प्रीलिम्स से पहले बच्चे जो खास करके प्रीलिम्स जो सबसे बड़ा बैरियर खड़ा हुआ है उसको दूर किया जाए। इसमें मैं एक चीज और बताऊंगा सर कि मान लीजिए आपने कहीं और इंस्टीट्यूशन में पढ़ना शुरू किया लेकिन आपको अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है या आप अनअकैडमी के नंबर पे कॉल जब करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप पर्टिकुलर उन इंस्टीट्यूट का इनवॉइस वगैरह दे सकते हैं यदि कि आपको लग रहा है कि उस कोचिंग में मतलब मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, मेरा वहाँ फीस मैंने जमा कर दी थी, आप उस फीस की रिसिप्ट यहाँ अपलोड करिएगा, अनअकैडमी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा। लेकिन ये बैच अगले प्रीलिम्स, ये वाला जो एग्जाम आने वाला है उसमें आपकी पूरी प्रिपरेशन को बदल के रख देगा। एंड गेस व्हाट, प्राइस को एक बार आप देखिए, प्राइस यहाँ पर इतना कर दिया है कम कि मतलब ये अनअकैडमी की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा मुझे तो देखने को मिला है कि कंप्लीट प्रिपरेशन हम इतना। सर ये अनअकैडमी की हिस्ट्री में नहीं, भले लोग कुछ भी कहे, क्वालिटी के साथ यदि आप चीजों को देखें तो इस समय सीसेट का कोर्स सर मेरा ऑफलाइन में 20,000 रुपए का है। बताइए सर। इस कोर्स में हम आपको केवल जीएस नहीं दे रहे हैं, जीएस के साथ साथ कंप्लीट सीसेट। 6 दिसंबर को हमारा बैच आ रहा है सर। इसी कोर्स की पहली क्लास 6:30 बजे सीसेट से शुरू होने। मतलब सीधी बात है कि इस बैच में आपको जीएस के साथ सीसेट कॉम्बिनेशन में मिल रहा है और प्राइसेस उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। एक चीज और बताऊंगा कि ये जो वीडियो है आगे, मान लीजिए कि आपको सेल्फ स्टडी में और भी कुछ गाइडेंस चाहिए तो हमारे पास टॉप एजुकेटर्स और मैं जैसे प्रतीक सर हैं, अनुज सर हैं, वो भी आएंगे और आपको एक स्ट्रेटेजी भी बता देंगे हम। ये तो एक ऑप्शन आपको अनअकैडमी दे ही रहा है, बट इस वीडियो से आपको एक गाइडेंस भी मिल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस दिशा में जानी चाहिए। तो यहाँ पर यही वाले बैच के हम बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ सारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, डाउट सेशंस अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको अलग अवेलेबल है और साथ में आप कोई भी डाउट है तो डाउट सेशंस होते हैं इंडिविजुअली एजुकेटर्स के। मतलब आपको वो माहौल यहाँ पर प्रोवाइड होगा जो एक्चुअल में एग्जाम में एक्चुअल में काम आने वाला है। तो सर हाँ प्लीज। मैं सर एक आपको रोकना चाहूंगा,
मैं पुनः आपको बता दूं कि इस वीडियो का मकसद कहीं से कहा था कि इस रफ्तार बैच को सेल करना नहीं है। हाँ हमारा मेन मकसद है उन विद्यार्थियों तक पहुंचना जो रियलिटी में एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जहां उसे सभी समस्याओं का समाधान एक बार में मिले, भटकना ना पड़े। क्योंकि सर ये समय अगर भटक गए, ये वो दिसंबर का टाइम है जहां दो रास्ते जाते हैं, एक तो सफलता की ओर और दूसरा भटकाव की। बिल्कुल। तो सर अब काफी चर्चा हुई इसके बारे में, अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में अब आपकी प्रिपरेशन इस समय किस स्थिति पे जानी चाहिए थी। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियरली बताना चाहूंगा कि सर के द्वारा हमें अभी पॉलिटी गवर्नेंस का गाइडेंस मिलेगा, साथ में साइंस टेक और सीसेट के बारे में हम चर्चा करेंगे, करंट अफेयर्स के बारे में। मैं क्विकली आपको ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और वर्ल्ड मैपिंग के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेशली ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को लेकर। उसके पहले एक नजर आप यहाँ भी देख लीजिए, कई बार हमें ये डेटा ही नहीं पता होता है कि कितना कट ऑफ जाता है सर। क्योंकि सर क्या होता है कि मान लो अभी एक दिमाग में बना हुआ कि 100-110 जाता है और टेस्ट सीरीज में 100 मार्क्स आने के बाद में बच्चा परेशान रहता है। 100 नहीं सर, 120 आकर भी वो रोता है कि सर मुझे क्या करना चाहिए। तो आप एक बार कट ऑफ की कैटेगरी देख लो, एटलीस्ट इसके हिसाब से अपने आप को जज करो आप थोड़ा सा, तो मेरे हिसाब से सही रहेगा। और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ताकि आपको मतलब ये मदद मिल जाएगी इसमें। इसके साथ साथ एक चीज और आप देखें, ये हम इतना आपको क्यों पिन पॉइंट कर रहे हैं, द रीजन इज द लेवल ऑफ इजी वाले जो क्वेश्चन थे उनका ग्राफ कंटिन्यू कम होता जा रहा है। थोड़ा ब्रेन टीजिंग वाले काम आ रहा है कि आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी, आपको कनेक्शन बताना पड़ेगा। कल प्रतीक सर से चर्चा हो रही थी, वो हिस्ट्री में ऐसे टर्म्स बता रहे थे कि आपको शब्द से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। मतलब वो पट्टा वाला इन्होंने एग्जांपल दिया था, तो मेरी बुद्धि खुल गई कि मतलब यार कहाँ से कनेक्शन बना सकते हैं। पाटीदार, पट्टेदार, हाँ बहुत मतलब काफी डिस्कशन हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इससे भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि बार बार याद रहे कि भाई मुझे किस दिशा में जाना है। इसके साथ साथ अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के बारे में। 2-3 बातें हैं। देखो, आपको सब्जेक्ट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। यदि आपका फिजिकल ज्योग्राफी नहीं है तो उसको सबसे पहले आप क्लियर करो और किताब कॉपी बंद करके इमेजिनेशन करो कि आपको सारे टॉपिक्स आते हैं कि नहीं समझ में। नहीं तो सर हम पढ़ते हैं तो हमें लगता आता है, पर क्या मैं किताबें बंद करके इमेजिन कर पा रहा हूँ विंड किधर जा रही है, किधर जा रही है, कॉन्सेप्ट। ये बहुत जरूरी है, इमेजिनेशन। वो नहीं होगा तो ज्योग्राफी में फिजिकल 1-2 जो सवाल आते हैं वो कभी नहीं होंगे। हमें 2-3 सवालों पे ध्यान नहीं देना है जो बार बार अजीब से आते हैं, बाकी 6-7 पे फोकस करना है। एक बार वर्ल्ड मैप ठीक से पूरा पढ़ो, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि प्लेसेस इन न्यूज ही आएंगे, लेकिन आज कोई भी प्लेस देख लो वो न्यूज में तो कभी रहा ही है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल, वो साल भर में ऐसा कौन सी है हाँ खबर में नहीं होती है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से वर्ल्ड मैप को एक बार पूरा ब्रशअप कर लीजिए। अच्छा, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, ऐसे एलिनो वगैरह क्लाइमेटिक, इसको ओवरऑल पूरा डिस्कस मतलब अच्छे से पढ़ो। अब इसमें क्या होता है, एक दूसरा हिस्सा है कि सिर्फ मैं तो प्लेसेस इन न्यूज ही पढ़ूंगा और एलिनो को पूरा साल भर का पढ़ लूंगा, अब पूरा समय इधर खराब कर लिया। आपको एक बार 2-3 साल पेपर आप जरा अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे ज्योग्राफी के हर सेक्शन से एक 2-2 सवाल मिले हैं। माउंटेन से आए ही है क्वेश्चन, तो आए हैं। अब लास्ट ईयर भी इन्होंने मैपिंग बेस्ड माउंटेन का इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन दे दिया था। सो मेरे हिसाब से ये जो टॉपिक्स हैं इनको थोड़ा सा ठीक से आप लोग डिस्कस करें कि इंडिया का मैप भी अच्छे से पढ़ें, वर्ल्ड का भी पढ़ें, ज्योग्राफी का जो फिजिकल एस्पेक्ट वो पढ़ें। यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट इसलिए लिखा हुआ है कि साइक्लोनिक एक्टिविटी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स मैच कर रहे हैं या अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं उनको जरूर देख के जाना है आपको। इसके साथ साथ नॉर्मली ये जो कुछ क्वेश्चन थे, जैसे यहाँ पर रखे हुए एग्जाम्पल हम लोगों ने, कि कुछ तो ऐसे हैं जो एजुकेटर्स भी जिसमें परेशान है, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना है। हाँ, लेकिन क्लैरिटी किस लेवल की चाहिए इन क्वेश्चन से आपको पता लगेगा। ये सम वाले क्वेश्चन आप 1-2 बार एनालिसिस करेंगे तब आपको पता लगेगा कि कई बार ऐसे क्वेश्चन लगभग सही होते हैं। तो ये ऐसे एनालिसिस पीवाईक्यूज को जरूर रखें। तो कंसिस्टेंसी, रिवीजन और ये अपने पीवाईक्यू साथ में लेके चलें। यहाँ आपके लिए सिर्फ इसीलिए क्वेश्चन रखा है कि जरा आप लोग देखो कि इसमें ऊपर सिर्फ पढ़ के या ऊपर सुपरफिशियल पढ़ के कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। और ये सारी बातें जो सर कर रहे हैं, ये इस बैच की सबसे बड़ी यूनिकनेस है, बिल्कुल, जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं कि सारे पॉइंट एक स्टूडेंट ने देखने चाहिए। आप यदि सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, आप बिल्कुल उस टाइप से करिए, बस रास्ता सही पकड़िए। वो बहुत जरूरी है सर, क्योंकि अंत में ये क्वेश्चन सॉल्व करते ना क्लास की बातें याद आएंगी। कई बार सेल्फ स्टडी समझ नहीं बैठ रही होती, मतलब बच्चों ने खुद कहा है कि सर मैं जब सॉल्व कर रहा था तो क्लास की चीजें मुझे दिमाग में आ रही। सेल्फ स्टडी में सर सही अर्थ ये होता है कि जब आपने एक मास्टर से, एक एजुकेटर से चीजें पढ़ लो और समझ ली, तब आप खुद कितना दोहरा रहे हैं उसी को सेल्फ स्टडी करते हैं। बिल्कुल। और एक लास्ट चीज, एनवायरनमेंट में मैं कहूंगा कि आप पूरे एनवायरनमेंट को मत इमेजिन करो, अभी टाइम नहीं है तो सिलेक्टेड पढ़ो, पर पढ़ के जाओ। देखो कि हर साल कहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, वेटलैंड नेशनल पार्क से आते हैं तो वो सेक्शन कर लो, क्लाइमेट चेंज वाली कहानी से आता है तो वहां से कर लो। पूरे 10 को भी फोकस मत करो, तुम 3-4 टॉपिक पे उस पे काम करो,
तो भी आपके 2-3-4 क्वेश्चन सॉल्व होने की स्थिति में आप आ जाओगे। लेकिन यदि आप नहीं पढ़ा है, आपको कुछ समझ नहीं आया, तो मेरे हिसाब से आपको इन बैचेस में एनरोल जरूर करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे मधुकर सर से स्पेशली पॉलिटी गवर्नेंस के बारे में कि क्या बेहतर कर सकते हैं हम लोग। पॉलिटी और गवर्नेंस में सर सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बच्चे की इम्बैलेंस स्टडी। मैंने देखा है कि वो जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ता है तो ऐसा सोचता है कि आज मैं इसके अंदर पूरी तरह से पीएचडी कर दूं, जबकि सवाल फंडामेंटल राइट से एक हाथ आएगा। हमें एक संतुलित वे में, जितना लोकल गवर्नमेंट बॉडीज पर सवाल आते हैं, पंचायतों पर, नगर निगमों पर, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है बच्चा। पिछली बार जिस तरीके के कानून पूछे गए वो पूरे साल भर उन्हीं कानूनों को ढूंढ रहा है, पर वो भूल रहा है कि पॉलिटी में पुनः 6 से 7 प्रश्न ऐसे थे जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। यदि आपने पढ़ा है तो आपको मिलेंगे ही। हमारा फोकस उन सवालों पे ज्यादा रखना है जिन्हें हम आसानी से ना सही पढ़कर हल कर सकते हैं, न कि हम खोजबीन में लग जाए और पीएचडी की प्रवृत्ति से बचे। वो सिर्फ 2-3 क्वेश्चन का ही रहता है जिसमें बच्चा परेशान हो जाता है और मास्टर और बाकी लोग उसी में मजा ले रहे हैं। सही बात। अगर पॉलिटी में आप चाहते हैं कि 10 में से 9 सही हो जाए तो मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 2 तरीके से तैयारी करें। एक तो पहले शिक्षक के माध्यम से कवर कर लें, और जो भी आपके एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक जो आपको चॉइस करना हो उसे कवर कर दे। लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मस्ट है। ये 3 चीजें कवर करिए, विदाई ले लीजिए पॉलिटी से। सर थोड़ा साइंस टेक के बारे में भी हम गाइडेंस। ये साइंस टेक पर तो सर मैं चाहूंगा कि बच्चों का विशेष ध्यान इसलिए रहे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरल साइंस के कम और साइंस टेक के बढ़ रहे हैं। कई बार इस प्रकार की भ्रांतियां है कि केवल करंट अफेयर से आता है। मैं आपको बताऊं सर कि 2022 में एक सवाल आया था क्लाउड कंप्यूटिंग का। नो डाउट वो पूरी तरह से इस समय मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो चर्चा में रहता ही है, लेकिन उसके जितने स्टेटमेंट हैं क्लास 12 की एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस की उठाइए, पूरे चैप्टर पे पेज वाइज एज इट इज लिए गए थे। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हम साइंस टेक्नोलॉजी में बिखरने की जगह समेटने पर जितना ध्यान देंगे उतनी ही चीजें क्लियर होगी। इसे स्किप करने की प्रवृत्ति से बचेंगे तो बेहतर होगा। आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा कहता है हो गया मेरा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पर अगर ये छोड़ेंगे तो हम एक तरफा 90 सवालों में ही से सही करना सोच रहे हैं, क्योंकि 10 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सही बात। और इसमें मतलब मैं तो ये बात कहूंगा कि मान लो नहीं भी आ रहा है समझ में, तो जो एजुकेटर करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं उनका हिस्सा साइंस टेक का करंट अफेयर्स वाला पार्ट भी पढ़ लो। अगर उसे भी करेंगे तो बहुत बढ़िया सी चीजें हो सकती है, क्योंकि धीमे धीमे उसके अंडरस्टैंडिंग तो आएगी, वो चीजों से मेल भी तो खा पाएगा। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि तुम पूरे सब्जेक्ट पे एक बार मत फोकस करो, ऐसे टॉपिक्स पे करो जहां से फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। एक एक से बढ़ो। आप पूरा सब्जेक्ट देखते हैं तो रिवीजन कैसे होगा, इतना कैसे करूंगा, तुम सिर्फ आज का अगला घंटा इमेजिन करो ना कि आज मुझे अभी क्या करना है। तो सर मेरे हिसाब से सारी चीजें मैं क्विकली चाहूंगा कि सीसेट में 2 मिनट बच्चों को हम क्या बेहतर अभी गाइड कर सकते हैं वो बता दें। सीसेट का जो पेपर 2023 का था, सभी लोग जानते हैं कि वो अपने आप में पहली बार इतना कठिन पेपर आया है, और उसके लिए मैं कहूंगा कि विद्यार्थी को अपने आप को गणित के लिए तैयार करना होगा कि नहीं मुझे तो पढ़ना है। क्लास 10th के मास्टर या क्लास 10 की मेंटालिटी नहीं रखनी है। भाई उस समय हो सकता है चीजें नहीं कैप्चर होती, लेकिन आज आप इतने सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं तो गणित जैसे विषय में नंबर सिस्टम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मैं बैठा हूं सर बिना फार्मूले के सॉल्व करा, बिना फार्मूले के, कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे। तो मैथमेटिक्स पर बहुत ध्यान दे, बारीकी से ध्यान दे और ईमानदारी पूर्वक 1-1 घंटा 2 महीने दे। और अब टाइम आ गया है सर मेरे हिसाब से, ये वो टाइम है, क्रूशियल टाइम है। और मैंने जैसे मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूं तो एक ही बस मैं बात कहूंगा कि कोई भी जब टॉपिक शुरू करो जैसे प्रॉफिट लॉस, तो उसको 3-4 दिन पढ़ो जाना, बहुत जरूरी है। एक दिन सेम डे पढ़ के नेक्स्ट डे दूसरा टॉपिक मत शुरू करो, कुछ भी आप डेप्थ में नहीं जा पाते हैं। पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। मतलब और फार्मूले रटकर नहीं होने वाला है, जब तक आप उनको अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो मेमोराइज नहीं होगा। मेरे हिसाब से 4-5 दिन कम से कम एक टॉपिक को दो, इसलिए सर बोल रहे हैं कि थोड़ा लंबा समय लो भाई पढ़ने का। कॉम्प्रिहेंशन में तो सर मैं बचना चाहूंगा कि विद्यार्थी बचे उन वीडियो से जिसमें लिखा होता है 3 नियम आपके सभी सवालों के जवाब दे देंगे। मुझे बता दीजिए कोई ऐसे 3 नियम जो यूपीएससी के 2011 से 2023 के पूरे कॉम्प्रिहेंशन नहीं करते। जब तक आप उन पूरे कॉम्प्रिहेंशन को हल नहीं करेंगे आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा ब्रॉड व्यू और अपनी औसत क्षमताओं को तोड़े, औसत से आगे बढ़े, तभी जाकर आप कुछ नया और अद्भुत कर पाएंगे। नहीं तो औसत के कारण औसत ही रिजल्ट आए। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर हमारे जीएस सेक्शन में एक बहुत बड़ा सेक्शन रह जाता है हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर और इकोनॉमी का। इकोनॉमी के लिए मृणाल सर आपको सेपरेटली चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं। अब मैं प्रतीक सर को इनवाइट करूंगा और प्रतीक सर आपको जो है
और अनुज सर को भी, जो दोनों मिलकर जो हिस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको हिस्ट्री आर्ट कल्चर को किस तरह से बेहतर तरीके से एंड कर सकते हैं हम लोग इन 6 महीनों में, वो हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक यू हम लोग को सुनने के लिए। सर हिस्ट्री कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं जी सर। और आपने भी पेपर देखे होंगे, इतने साल से आप पढ़ा रहे हो, सो इसको लेके बहुत सारी दुविधा है बच्चों को लेके, इसमें किस तरह से अब करना चाहिए? तो सर मेरे पास कुछ स्लाइड भी है, जैसे मैं प्राचीन भारत के इतिहास से बात करूं और आप भी इससे एग्री करेंगे कि सबसे पहले तो एक जो बच्चे के मन के अंदर जो डर रहता है, ठीक है, सबसे पहले आप अपने जीवन में थोड़ी अब स्पष्टता लाने का समय आ गया है, क्लैरिटी लाने का समय आ गया है कि रोड टू प्रीलिम्स एग्जैक्टली होगी कैसे। राइट। तो रोड टू प्रीलिम्स ऐसे होगी कि मेन टॉपिक्स को पढ़ो और अपनी बहुत अब ऐसे टॉपिक्स को मत चुनो जिनका प्रीलिम्स में थोड़ा वेटेज हिस्टोरिकली थोड़ा सा कम रहे। हालांकि एक्सेप्शनल क्वेश्चंस आएंगे, एक्सेप्शनल टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अगर आप इन टॉपिक्स को बहुत हद तक ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन को जैसे प्राचीन भारत के इतिहास में करोगे, उसके बाद मिडिवल के ऊपर भी सर आपको गाइड करेंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास में अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड को देखोगे, जैनिज्म और बुद्धिज्म को देखोगे, इस बार भी सर जैनिज्म और बुद्धिज्म मतलब वहां से सवाल आते हैं। देखो 3-4 टॉपिक्स बहुत क्लियर कट है। वैदिक पीरियड से तो चलो मेंस में आ गया था। बुद्धिज्म जैनिज्म ऐसे 3 ही थीम है, एक तो फिलॉसफी, उसके रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस, लीडर्स के नाम, ऑथर्स के नाम, बुक्स के नाम, ब्रांचेस और ब्रांचेस जितनी सेक्ट बनी है, संप्रदाय बना है उसके, ये 5-6 एरियाज ऐसे है। क्योंकि पहले क्या हुआ था कि लोग बुद्धा की लाइफ जर्नी को बहुत पढ़ के जाते थे, महावीर की लाइफ जर्नी। अब आजकल यूपीएससी थोड़ा डाइवर्ट कर गया है, पहले प्लेसेस पूछता था, अब प्लेसेस नहीं पूछ रहा है, बट देन फिर से 1 साल के बाद वो पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर एसोसिएटेड विद महावीर और बुद्धा, इस तरह से। तो मेनली है, फिर उसके ऊपर से फिर आर्ट स्कूल निकल के आई है, गांधार स्कूल है, मथुरा स्कूल है, जैनिज्म की मूर्तियां कहाँ मथुरा में बनी है कि नहीं बनी है। तो मेनली कल्चर सेंट्रिक है, तो ये उसको कॉम्प्रिहेंसिव करना ही है। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि बुद्धिज्म इन डिफरेंट स्टेजेस, मतलब एक तो बुद्धा का कंटेम्पररी पीरियड है, एक अशोक के पीरियड में बुद्धिज्म ग्रो हुआ, कनिष्क के पीरियड में भी हुआ, गुप्ता के पीरियड में बुद्धिज्म का अजंता की केव्स बन रही है। तो हमें स्पेसिफिक डायनेस्टी पता होनी चाहिए कि कौन सी डायनेस्टी। एग्जांपल सर इस बार जो क्वेश्चन आया वो सातवाहना से रिलेटेड आ गया कि बुद्धिस्ट वहां पे साइट्स डेवलप, हाँ वो कहाँ पे, धरनी कोटा से रिलेटेड जो प्रश्न, हाँ धरनी कोटा, कटक के, धरना कटक के, हाँ। तो बेसिकली इस तरह के सवाल आ रहे हैं। तो कौन सी संप्रदाय कहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हुई है, तो सातवाहन में चैत्यशिला, अपारशिला, पूर्वशिला, दिस वर ऑल द सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म दैट वर एग्जिस्टिंग। ओके, तो इस तरह से इनको पूरा कवर कर देना है। तो एक तो ये बुद्धिज्म सेंट्रिक हो गया है। दूसरा सर, जैसे पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज की बात करें, ये एक ऐसा क्षेत्र होता था जैसे हिस्ट्री में भी इसको कम इंपोर्टेंस दिया जा रहा था, डार्क एज दिया जा रहा था, लेकिन इस बार काफी प्रश्न है। इस बार सर आप देखोगे तो सातवाहन आया, संगम पीरियड से सवाल आया, सातवाहन आया, संगम पिछले साल भी आया, टेक्स्ट रिलेटेड आ गया सर, जिसमें वो बात की जा रही थी कि नागार्जुन के द्वारा लिखा, हाँ नागार्जुन कौन से किसके द्वारा लिखा गया है, वो 3 क्वेश्चन तो यहाँ से आए थे। संगम पीरियड से 2 प्रश्न आ गए थे सर, हाँ, एक पोर्ट और दूसरा संगम लिटरेचर की थीम, लिटरेचर से रिलेटेड आ गया। तो मेनली ये एरिया कैंडिडेट्स के लिए यही सजेस्ट करेंगे कि इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाए। पोस्ट मॉडर्न में पॉलिटिकल हिस्ट्री इंपॉर्टेंस है, उसके इतनी ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक और कल्चरल हिस्ट्री है। इनफैक्ट पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेशन हुआ था, पर अब देखिए नेक्स्ट टाइम जैसे संगम पूछ दिया, सतवाहना पूछ दिया, मेरा ये मानना है कि नेक्स्ट टाइम आपको खारवेल पूछ देगा, क्योंकि खारवेल बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा हुआ करते हैं कलिंग के अंदर से। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो ये मेन एरियाज उनको ध्यान रखने चाहिए कैंडिडेट्स को। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से अप्रोच करेंगे तो आप बेटर होगा, रेदर देन एक साइट्स को, एक कीवर्ड्स को याद रखने की कोशिश कर रहे हैं कि कीवर्ड रिलेटेड पूछ रहे हैं, तो जितनी भी कीवर्ड्स हैं उनको लिस्ट बनाने चल दी है। मतलब चैप्टर वाइज अप्रोच रखो, चैप्टर के बीच में जो कीवर्ड्स आ रहे हैं उनको आप अप्रोच रखो। चुन के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ लेंगे, चुन के टेंपल्स को पढ़, नहीं वो तो सर कभी याद नहीं रहेगा, क्योंकि इंस्क्रिप्शन के साथ पॉलिटिकल हिस्ट्री जुड़ी हुई है, पॉलिटिकल हिस्ट्री जुड़ी। अब जैसे गुप्ता पीरियड के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि चलो पुणे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, प्रभावती गुप्ता के है, हालदेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, इंदौर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कुमारगुप्त के समय से हमको मिल जाएंगे। तो मेन तो वही है ना, नालंदा इंस्क्रिप्शन है, नालंदा की यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, तो राजा के इतिहास के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। वही चीज टेम्पल्स के साथ है कि राजा ने पेट्रोनेट दिया होगा तब जाके मंदिर बना होगा, राजा ने दिया या कोई क्या गिल्ड ने दे दिया, मर्चेंट ने। तो मूल तो व्यवहारिक यही चीज है कि इसको सिलेक्टिवली मत करिए, इसके साथ इसी के साथ तो वो ज्यादा। अशोक के समय की इंस्क्रिप्शन अगर आपको मिल जाए, चलो मौर्य पीरियड के अंदर से, तो अशोकन इंस्क्रिप्शन की उसकी कल्चरल हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है ना। जैसे एक सांची का एडिक्ट है, बहुत ही प्रोमिनेंट है, जहां अशोक ने स्पेसिफिकली कहा था बौद्ध भिक्षुओं को और संघ को कि इसको तोड़ने मत देना,
क्योंकि इसके लिए उसको स्कीजम एडिक्ट कहते हैं कि इट शुड नॉट बी द संघ शुड नॉट बी स्प्लिटेड डाउन। तो इस तरह की कहानियां हैं। जी सर। तो सर मतलब कहने का मतलब यही है कि देखिए एक सिंपल सी बात हर रिलीजन बताता है कि जब भी व्यक्ति के जीवन में कठिनाई का समय आता है वो सरलता के रास्ते पे जाता है। जनरली ह्यूमन नेचर भी होता है कि उसको डिफिकल्टी पसंद नहीं होती है, वो सिंप्लिसिटी के डायरेक्शन में जाता है। तो इस अप्रोच से आप भी डिफिकल्टी की डायरेक्शन में मत जाओ, आप अपने आप को सिंप्लिसिटी की डायरेक्शन में रखो, तो यूपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी होगी और आपका एग्जाम भी बढ़िया जाएगा। अच्छा जाएगा। सेकंड सर, मिडिवल हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। और एंशिएंट और मिडिवल पे इसलिए बात करने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि काफी बच्चे मॉडर्न में तो अपने ज्यादा से ज्यादा टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अभी यूपीएससी ने जैसे सर हाँ ज्यादा बदल दिया है। मिडिवल और पहले ऐसा था कि मॉडर्न के क्वेश्चन 5 से पूछता था, अब कम कर दिए उसने। हम्म। वो तो वेटेज तो प्लस माइनस करता ही रहेगा। तो सर एक बार आप गो थ्रू कराइए लर्नर्स। सर 3-4 पीरियड है। एक तो है अर्ली मिडिवल पीरियड जो 712 से लेके करीबन 1200 तक का पीरियड है। गजनी का इन्वेजन, घोरी का इन्वेजन इसी दौर में हुआ। अरब्स की एंट्री हुई भारत में। इसी दौर में इंडिया का फ्रेगमेंटेशन हुआ, राजपूत पीरियड। ये राजपूत पीरियड सबसे बड़ा सवाल है। क्षेत्र से बहुत प्रश्न, बहुत सवाल आ रहा है। और सर पॉलिटिकल हिस्ट्री के सवाल आ रहे हैं। राजाओं के नाम पूछ रहा है। नानो कौन सी डायनेस्टी, विद्याशक्ति कौन सी डायनेस्टी, इनफैक्ट जो थे वो भी यहाँ से इस पर्टिकुलर ऑथर्स के नाम पूछ रहा है यहाँ से। क्षेमगुप्त कौन थे, या इस तरह के सवाल आ रहे हैं। की तरह सर जो एक रहता था कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करते थे, हाँ वो करना पड़ेगा। पाल पीरियड के ऊपर से सवाल आ रहा है। लिटरेचर की बुक्स, प्रजनन परमिता क्या है, इस तरह की। तो बेसिकली पाला के साथ है, राष्ट्रकूटों के साथ है, गुर्जर प्रतिहारों के साथ है, राजपूत डायनेस्टीज है, तोमर है, गढ़वाल है, चौहान है, इनके बारे में हमें देखना पड़ेगा। इनफैक्ट ये पीरियड तो है, साथों साथ सल्तनत लोग छोड़ के चले जाते थे। आप देखिए प्रीलिम्स के अंदर पिछले 3 साल से सल्तनत के ऊपर से सवाल आ रहा है। मतलब मंगोल्स की बात कर ले, मंगोल्स की आ गई, अलाउद्दीन खिलजी की पॉइंट ऑफ व्यू से हो गई, या चंगेज खान की एंट्री हो गई। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सवाल था कि अमीर बोला जाता था। हाँ कि भाई हाँ दिल्ली सल्तनत में अमीर था और मीर बख्शी सिस्टम भारत के प्राचीन इतिहास से वो तुर्किश मॉडल पे बेस्ड। और एक इसमें स्टेटमेंट था कि मीर बख्शी जो है, मीर बख्शी की व्यवस्था सल्तनत के समय पे, खिलजी के समय से है। तो मेन तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है, पर इसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री भी आ रही है। पॉलिटिकल और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आजकल यूपीएससी इसी में से मेंस का सवाल निकाला पिछले बार 2023 की टेक्नोलॉजी इन सल्तनत। तो कहने की बात यह है कि आपको पीटी मेंस दोनों के हिसाब से एक ही साथ में पढ़ना है तो आप एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। इनफैक्ट ये एरिया बड़ा प्रोमिनेंट है सर, हर बार सवाल आ रहा है। ये सर विजयनगर एम्पायर जितना इंपोर्टेंट जैनिज्म बुद्धिज्म है वहां पे इतना ही मिडिवल में यहाँ उतना मिडिवल में विजयनगर है। और इस बार आप देखोगे तो रॉबर्ट सेवल का नाम पूछ दिया। एच लॉन्गेस्ट की आर्कियोलॉजिस्ट थे और उसमें सेवल ने विजयनगर के ऊपर किताब लिखी फॉरगॉटन एम्पायर। इसके पहले फरनाओ नूनीज के ऊपर सवाल आ गया कि नूनीज ने क्या ऑब्जर्व किया था विजयनगर। इस बार देवराय वन के ऊपर सवाल आया कि कौन से विजयनगर डायनेस्टी के राजा ने डैम बनाया था। तो मेन तो सर बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको कभी इग्नोर नहीं करना है। इनफैक्ट इसके साथ साथ वो दक्खनी स्टेट्स भी है, उसका भी ध्यान रखेंगे। और बाकी ये जो है ये एवरग्रीन एरिया है, भक्ति सूफी मूवमेंट। अब इसमें लोग वेटेज प्लस माइनस करते रहते हैं, पर एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड 8th की और स्टैंडर्ड 12th की एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया चैप्टर दिए हुए। पिछले 2015 से 23 तक के अगर आप पेपर देखोगे तो 3-4 सवाल यहाँ से निकल चुके हैं। बिल्कुल, तो वो ज्यादा फोकस करना चाहिए। जी सर यहाँ पे भी देखिए बेसिक बात, देखिए आप सर की क्लासेस को, स्पेशल क्लासेस को लीजिए। मैं काफी सारी स्पेशल क्लासेस लाता हूँ। सुदर्शन सर की स्पेशल क्लासेस रहती हैं। मधुकर सर आपके लिए यूट्यूब पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, स्पेशल क्लासेस आपके लिए कंडक्ट करते हैं। आप आइए स्पेशल क्लास में, इन सभी के ऊपर कंटेंट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। जो की मैसेजिंग है, अगर कोई भी बच्चा 2024 के लिए तैयारी कर रहा है, आप अप्रोच अपना क्लियर रखो, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ो। बीच में आपको टेम्पल्स भी मिलते चलेंगे, साइट्स भी मिलती चलेंगी, समझ में आ रहा है? तो वो अप्रोच आप लोग रखेंगे तो बेटर होगा। अगेन सिंप्लिसिटी की डायरेक्शन में जाइए, ना कि कॉम्प्लेक्सिटी की डायरेक्शन में। और अब थोड़ा आप एक टॉपिक के अंदर सिलेक्टिव रीडिंग मत करो, लेकिन एक टॉपिक को ध्यान में रख के आप सिलेक्टिव रीडिंग, जैसे मुगल्स में कैसे पिछली बार पूछ दिया सुबह सरकार परगना। नेक्स्ट टाइम कुछ साल पहले इबादत खाने के ऊपर से सवाल आ गया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री आ रही है, इसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं पूछेगा। अब देखो मराठास बाकी है, अब यहाँ हमने डाले नहीं है, बट डेफिनेटली यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे कि ये एरिया लेफ्ट ओवर है, सवाल निकालेंगे। तो इस तरह की आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सिलेक्टिवली तो अब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मतलब जो भी करना है कॉम्प्रिहेंसिव करना है, डेप्थ के साथ करना है। और हम क्लासेस में, आप भी, हमारे जितने भी टीचर्स है, वो सब यही ट्राई करते हैं कि आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जी सर। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जी सर। तो जैसे कि सुदर्शन सर ने अभी बताया था, आपको मधुकर सर ने बताया था कि इसके लिए एक बैच भी हम लोग आपके लिए ला रहे हैं। और
देखिए इस बैच की खासियत ये है कि सब्जेक्ट वाइज आपको क्रैश कोर्सेज जीएस के लिए मिल जाएंगे जो आपकी प्रिपरेशन को फाइनल टच देंगे। इसमें सीसेट का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी जीएस के साथ शामिल है। टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने के लिए अनअकैडमी अपने प्रश्नों पे एजुकेटर्स के साथ कनेक्ट करके अपने प्रश्नों को भी लगातार बेहतर करने का प्रयास कर रहा है, तो टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी है। 2 ईयर का करंट अफेयर्स कंटेंट भी मिल रहा है, क्योंकि यूपीएससी में अब ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि 18 महीने से ज्यादा के करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, तो वो कंटेंट भी देंगे और एजुकेटर के अपडेटेड हैंडआउट्स, ताकि आप जो अपकमिंग चैलेंजेस है कि हर बार यूपीएससी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो एक छात्र को करने में बहुत दिक्कत आती है, बाउंसर क्वेश्चंस, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस, तो प्रयास है कि आउट ऑफ द बॉक्स को भी बॉक्स में लाने का प्रयास किया जाए। खैर सर वो क्लेम करना काफी मुश्किल है, क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ क्वेश्चन नहीं सर, पर भी हमारी अगर हम लोग बात करेंगे प्लेटफॉर्म सेंट्रिक, हमारे कोर्सेज ऐसे डिजाइन किए गए हैं, एजुकेटर्स ने जिस तरह से कंटेंट्स बनाए हैं, ऑलमोस्ट 80% की स्ट्राइक रेट कवर हो रही है, मतलब। और यूपीएससी मतलब बच्चा टेस्ट सीरीज और कोर्सेज को दोनों का अटेंड करेगा तो उसके 80%, मेरे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी है, हमने एनालिसिस किए थे 2022 से 21 के पेपर के 3-4 साल के, जिसमें ऑलमोस्ट 80% कवरेज क्वेश्चंस का मैं क्लास की स्लाइड्स के साथ बताता हूँ, और वही चीज हमारे दूसरे एजुकेटर्स भी कर रहे हैं, तो बच्चों को बहुत लाभ होगा और बहुत फायदा होगा, और बहुत ही डेडिकेटेड बैच है। और ये डेडिकेटेड बैच 21,000 रुपीज का जो आप लोगों के लिए है, इसमें एक और आप लोगों के लिए सुविधा ये है कि केवल आप इस बैच को अटेंड करना चाहते हैं तो ये भी एक सुविधा है, लेकिन आप बाकी पूरे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज का भी एक्सेस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रफ्तार बैच के अलावा आपको बाकी के पूरे यूपीएससी के कोर्सेज का भी एक्सेस मिल जाए। बाय द वे एक बार मैं क्विकली आपको बता देता हूं कि जीएस के क्रैश कोर्सेज का मतलब है आपको सुदर्शन सर के पूरे ज्योग्राफी के कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा जो इस बैच के लिए होंगे, ठीक है। आपको मृणाल सर के इकोनॉमी के फास्ट ट्रैक कोर्स जो उनका आता है उसका भी एक्सेस इसमें मिलेगा, तो सारे जीएस के सब्जेक्ट्स के कोर्सेज का एक्सेस है बाय टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स के अलावा आपको पूरे जीएस के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज का एक्सेस भी चाहिए, तो फिर आप 6 मंथ का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसमें आपको रफ्तार बैच के साथ पूरे बाकी के आपको कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा। तो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड, वी वुड लाइक टू विश ऑल आवर लर्नर्स दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड, और हम आपको बेस्ट विशेस देते हैं आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के एग्जाम के लिए। हम आपके लिए काफी फ्री इनिशिएटिव्स भी इस जर्नी में लाते रहेंगे। सुदर्शन सर की अभी लेटेस्ट वीडियो चैनल पे डली जो कि साइट्स के बारे में थी कि कौन सी इंपोर्टेंट साइट्स ज्योग्राफी से रिलेटेड पिछले 1 साल में न्यूज में रही। मृणाल सर की विन सीएसपी सीरीज आती रहती है, लेकिन अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए हम रफ्तार बैच लाए कि आपको भटकना ना पड़े। ऑल द बेस्ट विथ योर प्रिपरेशन, लेट्स क्रैक इट।